आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो सीखने की अक्षमता होती है जिसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, तो आखिर वो है क्या। और उसके बाद देखेंगे कि हल्की और गंभीर सीखने की जो अक्षमता है, जो मतलब कि किसी में माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, तो किसी में सेवियर या हैवी लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो आखिर वो क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, मतलब कि माइल्ड और सेवियर, या फिर हम कह सकते हैं कि हल्का और गंभीर जो सीखने की अक्षमता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनका हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सीखने की जो अक्षमता है आखिर वो होता क्या है। तो सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के सूचनाओं को प्राप्त करने, प्रोसेस करने या संचार करने के तरीकों को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति में बुद्धि की कमी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसका मस्तिष्क कुछ खास तरह की जानकारी को अलग तरीके से संसाधित करता है, जिससे उसे पढ़ने, लिखने या गणित जैसे अकादमिक कौशल में कठिनाई होती है। तो सीखने की अक्षमता से क्या यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐसा डिसऑर्डर है कि ये किसी से संबंधित, हमारा जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित है। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल स्थिति है यह उससे संबंधित रखती है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित रहती है। जो हमारे न्यूरो ऑर्गन्स है, तो कहीं ना कहीं इसमें जब कुछ डिसेबिलिटीज़ या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, मान लीजिए किसी की चोट लग जाने की वजह से, या फिर जेनेटिकल भी हो सकता है, तो उस कारण से अगर किसी के मस्तिष्क में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें क्या है कि किसी की सूचना प्राप्त करना, या जब सूचना को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उसका माइंड हमारा प्रोसेस करता है, फिर उसका हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा-सा दिक्कत आना शुरू हो जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी में, है ना? कि जो न्यूरोलॉजिकल स्थिति है इसमें थोड़ी-सी डिसेबिलिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। तो एक सीखने की अक्षमता से क्या मतलब है कि यह वह स्थिति नहीं है कि मान लीजिए कि बुद्धि की कमी है। इसमें ये नहीं होता है कि वो बालक बुद्धि से जो बौद्धिक स्थिति है उसका कमज़ोर है। इसका क्या मतलब है कि जो उसका मस्तिष्क है वो कुछ ख़ास जानकारियों को क्या है एक अलग तरीके से, या फिर उनको एक तरीके से थोड़ा संसाधित करके, या फिर उनको प्योर करके एक अलग तरीके से उनको लिखने पढ़ने या उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होने लग जाती है इसके कारण से, है ना? सीखने की अक्षमता के कारण से। और आगे देखते हैं इसमें कि अब हम लोग देखेंगे कि हल्की और गंभीर सीखने की अक्षमता में आखिर क्या अंतर होता है। सबसे पहले हमने देखा कि सीखने की अक्षमता क्या है, तो एक वो सीखने की जो अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, वो एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है, मस्तिष्क से संबंधित होती है, जहाँ पे हम लोग सूचनाओं को जब एकत्रित करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी जो सामान्य बालक है उनसे थोड़ा हमें कठिनाई होती है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित होते हैं। अब देखते हैं कि हल्की और गंभीर सीखने की अक्षमता में क्या अंतर है। कि कई बार कहते हैं या फिर सुनने में आता है कि थोड़ा हल्का वो दिमाग से कमज़ोर है, या फिर ज़्यादा दिमाग से कमज़ोर है। तो आखिर वो है क्या, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हल्की सीखने की अक्षमता, जिसे माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी कह रहे हैं, आखिर वो है क्या। तो जो सीखने की अक्षमता है उसकी गंभीरता के आधार पर हल्का और गंभीर में ये डिवाइड किया गया है, ठीक, सीखने की जो अक्षमता है। और इन दोनों के बीच क्या कुछ अंतर है वो भी देख लेंगे हम लोग। तो ये हल्की सीखने की अक्षमता, माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें क्या है कि सबसे पहले इसके लक्षण को देखेंगे कि हल्के सीखने की अक्षमता में आखिर किस प्रकार के बालकों में या व्यक्तियों में हमें कैसे लक्षण दिखते हैं। तो इसके लक्षण की हम लोग बात करें, लक्षण की, तो इस श्रेणी के जो बच्चे हैं उसमें क्या है, लक्षण जैसे कि कम अस्पष्ट होते हैं, है ना? क्योंकि ये माइल्ड है, बहुत ही कम मात्रा में ये समझ में आता है। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग जैसे उसे गतिविधि को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सटीकता के साथ देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि इसमें माइंड बहुत ही हल्का सा इसमें डिसेबिलिटी होता है। जैसे कि उन्हें अक्सर देर से हम लोग पहचान पाते हैं, जैसे उन्हें पढ़ने में, जैसे कि डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं ना, मान लीजिए कोई चीज़ उनको पढ़ने के लिए दे दिया गया तो उसमें थोड़ा उनको दिक्कत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जा रहा है, डिसलेक्सिया कहेंगे। या फिर उनको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, डिस्ग्राफिया कहेंगे। लिखने से संबंधित है तो उसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, और तो वो वाला क्या करेगा, इसको
वह ये इस तरह से लिख सकता है ना, कुछ वर्ड्स को इधर-उधर कर देगा। तो यहाँ पे एक लर्निंग डिसेबिलिटी हमको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग धीरे-धीरे उन पे अगर गहन अध्ययन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसको आखिर प्रॉब्लम क्या है या क्या नहीं है। उसके बाद कुछ इसमें लक्षण हमको दिखते हैं कि जैसे कि उनको गणित या जिसे हम लोग गणित मतलब गणित से संबंधित कुछ कैलकुलेशन करने में उनको दिक्कत आती है, इसे हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो इन सब विशिष्ट क्षेत्रों में क्या होती है, उनको कठिनाई होती है। और अगर दैनिक जीवन की हम लोग बात करें तो ये बच्चे क्या है, दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य क्या करते हैं, स्वयं कर सकते हैं और उन्हें केवल क्या है, अकादमिक या जटिल कार्यों जैसे कि फॉर्म भरना हो गया, पैसे का मैनेजमेंट करना हो गया, या उस सब में क्या होता है, समर्थन की इनको आवश्यकता पड़ती है ना। अगर इनकी बात करें, इनके लक्षणों को हम लोगों ने देख लिया। और दैनिक जीवन में क्या है कि ये बच्चे दैनिक जीवन में क्या है, अधिकांश कार्य लोग स्वयं कर लेते हैं, है ना। इनको कुछ जटिल कार्यों में आवश्यकता पड़ सकती है। फिर अगर शैक्षणिक आवश्यकताओं की अगर हम लोग बात करें इसमें कि आखिर उनको कौन-कौन से ऐसे एजुकेशनल नीड्स की ज़रूरत होती है ऐसे बालकों को जो थोड़ा माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित रहते हैं। तो इन बच्चों को क्या है, मुख्य धारा की कक्षा में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उन्हें कुछ विशेष शिक्षण रणनीतियों के द्वारा और उनको अनुकूल की क्या है, अनुकूलन की एक आवश्यकता होती है कि उनको हम लोग क्या करें, एक ऐसा वातावरण दें ताकि वो मुख्य धारा के बच्चे मतलब जहाँ पे हर एक बच्चा पढ़ रहा है तो ये भी वहाँ पे अच्छे से पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ रणनीतियाँ बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि रणनीति हम लोग उनको कुछ अतिरिक्त समय दे सकते हैं जो माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, या फिर उनको हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही सरल-सरल शब्दों का प्रयोग करके उनको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, या क्या करेंगे, उनका थोड़ा अलग से मूल्यांकन करेंगे ताकि हम समझ सकें उनकी जो समस्या है, फिर हम लोग निदान करके उनका उपचार कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें कि मान लीजिए एक बच्चा है जो सामान्य रूप से बातचीत कर सकता है ना, बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है और सामाजिक रूप से क्या है, वह सक्रिय है, समाज में कुछ भी कार्य हो रहा है तो वहाँ जाकर वो क्या कर रहा है, एक्टिव है और वहाँ पे कार्यों को कर रहा है। लेकिन उसे अक्स लेकिन क्या है, उसे अक्षरों को पहचानने या शब्दों को सही ढंग से, जैसे कि बहुत सारे स्पेलिंग है या फिर कुछ शब्द हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी होती है ना। तो ऐसे बालकों को हम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उस पे जब डीपली अगर रिसर्च करते हैं, समझ पाते हैं, तभी हम लोग समझ पाएँगे कि उसमें माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों? क्योंकि वह सामान्य रूप से बातचीत भी कर रहा है, समाज में जाकर के वो सक्रिय भी रह रहा है, समाज के कार्यों में हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन क्या है कि उनको, जैसे कि उनके अगर हम लोग अक्षरों पे ध्यान देंगे, उनके लिखने की शैली पे ध्यान देंगे, तो तब जाके हम समझ पाएँगे कि इनके अंदर क्या थोड़ी-सी माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर दूसरा देखिए तो गंभीर सीखने की अक्षमता, सेवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो अब देखते हैं गंभीर, अब ये मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले उसके लक्षण देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के हमको लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो इस श्रेणी में क्या है, लक्षण बहुत स्पष्ट स्पष्ट और गंभीर होते हैं, ठीक? जैसे कि देख रहे हैं गंभीर, यहाँ पे गंभीर रूप से इसके लक्षण हमको देखने को मिलते हैं बालक में। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों में जैसे कि संचार हो गया, बातचीत वो कर रहे हैं, या फिर कुछ सामाजिक कौशल है, या फिर दैनिक जीवन में कुछ वो कार्यों को कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, देरी या कमी हम लोग उसमें आसानी से देख सकते हैं। या क्या है, बहुत ही कम उम्र में ही इसको पहचान लिया जाता है इसके लक्षण को, है ना? कि कोई कार्य कर रहा है तो उसको ज़्यादा उसमें समय लग रहा है, समाज में अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब अनुकूल नहीं कर पा रहा है, अब अच्छे से वार्तालाप नहीं कर पा रहा है, या कुछ सही से लिख नहीं पा रहा है, एकदम ही बिल्कुल ही मतलब कुछ भी सामान्य से बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे कि माइल्ड में तो वो लिख ले रहा था, है ना? बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कत आ जाती है। फिर अगर दैनिक जीवन की बात करें इसमें गंभीर सीखने की अक्षमता में, तो इन बच्चों को क्या है, दैनिक जीवन के अधिकांश जो कार्य हो गए, जैसे कि कपड़े पहनना हो गए, खाना खाना हो गया, या कोई व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में क्या है, आजीवन समर्थन की आवश्यकता पड़ती है ना। मतलब गंभीर सीखने की अक्षमता के वाले बालकों को क्या है, कहीं न कहीं उनको जीवन भर किसी न किसी की नीड वहाँ, मतलब किसी न किसी आदमी का वहाँ पे होना या उनका हेल्प उनको चाहिए रहता है, तभी वो अपने कार्यों को कर सकेंगे। जैसे कि खाना खाना हो गया, या फिर कपड़े पहनना हो गया, या फिर साफ-सुथरा साफ-सफाई की बात हो गई, तो इनको एक क्या है, वहाँ पे एक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है दैनिक जीवन में गंभीर सीखने की अक्षमता वाले बालक को। जब ज़्यादा ही मतलब क्या हो जाता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की जो अक्षमता है, वो बहुत ज़्यादा सेवियर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है ऐसे बालकों को। फिर शैक्षणिक आवश्यकताओं की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें क्या है, अक्सर क्या है, विशेष स्कूलों या कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है ना?
और जहाँ पे पाठ्यक्रम पूरी तरह से क्या है जीवन कौशल और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक अलग से क्या करते हैं, विद्यालय को ओपन कर देते हैं, जिससे हम लोग इसके स्पेशल स्कूल भी देखने को मिलता है, कई जगह आजकल स्थापित है, इनकी संख्या कम है, बट ये धीरे धीरे क्या है इसका भी विस्तार हो रहा है, क्योंकि हमको सभी को लेके चलना है, समान अधिकार की बात होती है। तो अभी क्या है वर्तमान समय में विशेष स्कूलों की वहाँ स्थापना की जाती है, फिर विशेष कक्षाओं का भी बहुत जगह प्रचलन है, जहाँ पे इन लोगों को पढ़ाया जाता है, और उनके अनुसार उनकी ज़रूरतों के अनुसार वहाँ पर पाठ्यक्रम हो गया, या फिर हमारा कोई भी टीचिंग मेथड हो गया, या स्ट्रैटेजी हो गया हमारा, या कोई रणनीति हो गया, तो इनके अनुसार बनाया जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि एक बच्चा, जिसे क्या है संवाद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और जो बुनियादी निर्देशों हम लोग कोई भी उसको अगर प्राइमरी या फिर कोई भी हम लोग एक बुनियादी क्या कर रहे हैं, उसको अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसको पालन नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने उसको यही अगर लिखने के लिए कह दिया, हल्की सीखने की अक्षमता, अगर उसको कह देते हैं ये लिखने के लिए, तो वो इसको लिखने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ होगा। तो ये सबसे पहले अगर लिखने से संबंधित अगर डिसेबिलिटी है, तो किसमें आएगा, डिसग्राफिया में आ जाएगा, ठीक। अगर लिखने से संबंधित है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, एक तरीके से पीछे रहेगा, वो सही से बिल्कुल नहीं लिख पाएगा, तो ये गंभीर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की अक्षमता आखिर है क्या? तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है, जिसमें क्या है मस्तिष्क में जो भी सूचनाएँ प्राप्त हो रहे हैं या प्रोसेस हो रहे हैं, फिर उसका प्रोसेस करने के बाद जब उनको आउटपुट के तौर पे जब हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक सामान्य रूप से तो एक सामान्य बालक नॉर्मली कर लेता है ना सब काम। बट जब सीखने की क्षमता की बात आती है, तो ऐसे बालक क्या है सामान्य बालक से एकदम हट करके, मतलब कि उनको करने में कोई भी रिएक्शन देने में या फिर कोई काम करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। तो कहीं न कहीं ये सीखने की एक क्षमताएँ एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होता है। फिर हम लोगों ने देखा हल्की और गंभीर सीखने की अक्षमता में, जहाँ पर हल्के सीखने वाले अक्षमता वाले बालक है, जो माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, उनको पहचानने में बहुत समस्या, मतलब कि क्या है बहुत ही ज़्यादा हमको उनकी एक्टिविटी पर, उनके कार्यों पर ध्यान देना रहता है, क्योंकि माइल्ड की बात हो रही है, थोड़ा उसको समझने में बहुत ही समय देना पड़ जाता है। वहीं पर हम लोगों ने गंभीर की भी चर्चा की, तो गंभीर में क्या है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो इनको पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निष्कर्षतः कि हल्की और जो गंभीर अक्षमता के बीच का क्या मुख्य अंतर क्या हो सकता है, कि हल्की जो अक्षमता वाले बालक है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ विशेष क्षेत्रों में क्या है आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर माइल्ड है तो कहीं ना कहीं और अदर कार्य वो तो कर सकते हैं। बट अगर गंभीर की हम लोग बात करें, तो गंभीर जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनको बुनियादी ज़रूरतों को क्या है पूरा करने के लिए एक व्यापक सहायता और एक कहीं न कहीं ज़रूरत की, या जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने की एक आवश्यकता उनको होती है ना? आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।